हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास और आज हम डिस्कस करेंगे ध्वनि यानी कि साउंड। सुपर टेट 2022 में फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंस आपके सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें हम बायो की ऑलमोस्ट क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट चैनल पे अपडेट कर दी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वहां से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। डिस्कस करेंगे साउंड को, ध्वनि को, थ्योरी और इसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन के किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि तरंगे होती हैं। तरंगे क्या है? तरंगे दो प्रकार की होती हैं, जिसको हम कहते हैं, एक तो यांत्रिक तरंगे होती हैं और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक तरंगे होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि प्रकाश, रेडियो। ये तरंगे अयांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे इसको दो भागों में बांटा गया है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे को कितने भागों में बांटा गया है? ध्वनि तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ये तरंगे कैसी होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। इंग्लिश में भी आपको याद रखना है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इंग्लिश में भी आपसे पूछ सकता है। जिसके माध्यम के कण और तरंग की गति एक दूसरे के लंबवत होती है, वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। यानी कि तरंगे की जो आपकी गति है, तरंगों की गति इस तरीके से है और कणों की गति आपकी ऊपर नीचे हो रही है। इस तरीके से आपके कणों की गति जा रही है और तरंगों की गति इस तरीके से है। तो ये कैसी होती है कि एक दूसरे के लंबवत है। तो ये तरंगे कैसी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। यानी कि पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे कैसी हैं? या अनुप्रस्थ तरंगे। आपने देखा होगा पानी जो बहता है कि किस तरीके से पानी ऐसे 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 इस तरीके से बहता रहता है। ठीक है, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। तो ये तरंगे जो होंगी पानी में, वो किस तरीके से होंगी? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आगे हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे की। अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसके माध्यम के कण और तरंग की गति एक दूसरे के साथ एक दिशा में कार्य करती हैं, यानी कि पैरेलल मूव करती हैं, कि जिधर आपकी तरंगे जा रही हैं उधर ही आपके कणों की गति भी होगी। तो ये सब एक लाइन में, एक पैरेलल, एक समांतर होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जो समांतर होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, इस तरीके की जो गति होती है वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और ये वाली तरंगे जो होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल एक ही दिशा में कार्य कर रही होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। बात करते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे संपीड़न और विलयन की फॉर्म में गति करती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए ड्राई एयर में ध्वनि की गति कितनी होती है? ड्राई एयर यानी कि जब सबसे ज़्यादा हवा होती है तो उस समय ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल एयर में ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर पर सेकेंड, और लोहे में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि 5000 के लगभग चाल होती है। तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में होती है, लोहे में होती है, स्टील में होती है। ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों संख्या में, तीनों ही माध्यम में होती है। किस में? ध्वनि अगर पूछा जाए कि किस में होती है, ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी, तीनों माध्यम में ध्वनि होती है। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम सॉलिड जो होती है वो सॉलिड में होती है। ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है, सबसे कम होती है एयर में, यानी कि गैस में 332 मीटर पर सेकेंड, या कह सकते हैं कि 334 मीटर पर सेकेंड। अगर रूम का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है तो 334 होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका फॉर्म पूछा जा सकता है कि सॉलिड सबसे अधिक सॉलिड में होगी, सबसे उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस के अंदर ध्वनि की गति होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, साउंड वेव्स। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? ऑडिबल वेव्स वे तरंगे होती हैं जिनको तरंगों को हम सुन सकते हैं, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। तो ये तरंगे ऐसी होती हैं जिनको मनुष्य सुन सकता है आसानी से। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है यहाँ से कि किस तरीके से, कि कितनी तरंगे को मनुष्य सुन सकता है, या कितनी आवृत्ति की तरंगे मनुष्य सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की, कम की, या 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगे सुन सकता है। तो ठीक है, श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल वेव्स जो होती हैं उनको हम सुन सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, ये इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। इनको हम नहीं सुन सकते हैं, इनको केवल जो जानवर होते हैं वो सुन लेते हैं। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कौन? कुत्ता होता है, बिल्ली, जो भी जानवर है, ये सब इन चीज़ों को सुन लेते हैं। ठीक है, भूकंपी तरंगे हो गई, सुनामी तरंगे, लहरें हो गई, तो ये तरंगे जो होती हैं इनको जानवर सुन लेते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों की। पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा, ज्वेलरी साफ़ करना, जो ज्वेलरी को साफ़ करते हैं वो किससे, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनके माध्यम से बारीक बारीक कण होते हैं, उन सबको उस वेव्स के माध्यम से निकाल लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है। बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती हैं, छोटी घड़ियों को तो आप शीशे को साफ़ कर लोगे, लेकिन बड़ी बड़ी घड़ियाँ जो कंपनी की आती हैं, रोलेक्स की आती हैं, राडो की आती हैं, ये किसके माध्यम से साफ़ होती है, ये अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं पराश्रव्य तरंगे, इनके माध्यम से इनको साफ़ किया जाता है। और ये वायुयान की सफाई में काम आती हैं। बॉडी स्कैन जब किया जाता है उसमें डॉल्फिन चमगादड़ पैराडाइज पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती हैं। ये क्या करती हैं, इनको रात में दिखाई नहीं देता है, डॉल्फिन जो चमगादड़ होती हैं इनको, ये क्या करती हैं, जब आपने देखा होगा चमगादड़ आपके ऊपर से उड़ जाएगी लेकिन आपसे टकराएगी नहीं, क्योंकि ये सुन लेती है, ये पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती हैं। और वो जो पराश्रव्य तरंगे जो हमसे टकराती हैं या इनका जो शिकार होता है जब उससे टकराती है तो इनको पता चल जाता है कि शिकार हमारा कितनी दूरी पर है। तो ये किस तरीके से पराश्रव्य तरंगे जो छोड़ती हैं, उत्पन्न करती हैं, उसके माध्यम से ही ये अपना शिकार करती हैं। इनको पता होता है कहीं पंखे से नहीं टकराएंगी, किसी भी चीज़ से, दीवार से नहीं टकराएंगी, वापस आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पराश्रव्य तरंगे टकराती हैं और वापस इनको सुनाई देती हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो चमगादड़ वगैरह होते हैं ये पराश्रव्य तरंगों को ये सुन सकते हैं। मच्छर और डॉग, चमगादड़, ये पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, किसी भी चीज़ से टकराकर ये वापस आते हैं, उन्हें ही चमगादड़ सुनते हैं। रडार क्या है, आसमान में निगाह रखने के लिए वेव्स हैं, रडार वेव्स जिसे कहते हैं। सोनार वेव्स, यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, सोनार वेव्स क्या है, समुद्र में निगाह रखने के लिए वेव्स जो तरंगे होती हैं उन्हें सोनार वेव्स कहा जाता है। ध्वनि के कुछ गुण होते हैं, ध्वनि के 3 गुण होते हैं। तारत्व होता है, यानी कि जिसे हम तीखी आवाज़ कहते हैं। पिच, कहते हैं ना पिच थोड़ा तेज कर दी जाए, पिच थोड़ी कम होगी। प्रबलता, लाउडनेस और क्वालिटी, गुण तो कितने होंगे इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं तारत्व की। तारत्व होता है तीखी आवाज़। जब आपने देखा होगा कि बच्चों की या चिड़ियों की या लेडीज़ की बांसुरी की आवाज़, जो शहनाई की आवाज़ होती है, इनकी हाई पिच होती है, बहुत ज़्यादा तारत्व होता है, तीखी आवाज़ होती है। लेकिन जो जेंट्स की वॉइस होती है, मोटी आवाज़ होती है, इनका जो पिच होता है वो लो होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इनका तारत्व कम है, इसीलिए इनका लो पिच है, इसी वजह से इनका तारत्व भी कम होता है जेंट्स की आवाज़ का। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि लेडीज़, बच्चों की या बर्ड्स की बांसुरी की आवाज़ कैसी होती है? तीखी आवाज़ होती है, जिनका तारत्व अधिक होता है। तारत्व यानी कि ध्वनि का मोटा होना, ध्वनि की आवृत्ति पर ये निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है कि अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तारत्व भी उतना ही ज़्यादा होगा, आवृत्ति कम होगी, तारत्व भी कम होगा। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं लाउडनेस की, यानी कि प्रबलता। जो निकलेगी आवाज़ वहाँ तक जाएगी, जितनी जोर से आप चिल्लाते हैं, जैसे आपने खाली कमरे में या कहीं पहाड़ पर आप खड़े होके बोलिए, तो वो जितनी तेज़ आप बोलेंगे वो आवाज़ जहाँ तक जाएगी, गूंजेगी आवाज़ आपकी। तो जिसका आयाम दूर तक बढ़ जाएगा, पास आने पर वो कम होगा। आयाम ज़्यादा है तो आवाज़ दूर तक जाएगी। अगर आपने बहुत ज़ोर से बोला तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक गूंजेगी, और अगर आपने धीरे से बोला तो आयाम कम है तो आपकी वॉइस भी वहाँ पर कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी की। तारत्व और प्रबलता सेम होने पर भी आवाज़ अलग अलग होगी, यानी कि अगर पिच तेज है और आपकी लाउडनेस भी सेम है, दोनों चीज़ सेम है, तो आपकी आवाज़ अलग होगी। यानी कि जो हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ की क्वालिटी पर निर्भर करता है। साउंड देखा होगा कि अच्छी कंपनी का अगर आप स्पीकर ले आए, उसकी वॉइस ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये क्वालिटी पर निर्भर करता है। वॉइस किस पर निर्भर करती है? क्वालिटी पे। एक ही उसमें आप सेम आवाज़ चला दीजिए स्पीकर में, एक लोकल कंपनी का स्पीकर ले लीजिए, एक अच्छी कंपनी का, तो जो अच्छी कंपनी का होगा, जिसकी क्वालिटी सबसे बेटर होगी, उसमें वॉइस आपकी सबसे अच्छी होगी, जबकि पिच दोनों का सेम है, लाउडनेस दोनों की सेम है। तो ये किस पर, ये क्या होता है? क्वालिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, टॉपिक आपको क्लियर हुआ ध्वनि का। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बन सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड है। चमगादड़ कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं, या चमगादड़ की कौन सी ध्वनि होती है? पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं, जिनको चमगादड़ ध्वनि सुन सकते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शिकार को पकड़ने के लिए और रात में उड़ने के लिए कौन सी साउंड चमगादड़ उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंगे
उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चमगादड़ भी लिख लीजिएगा, चमगादड़ सॉरी मिस हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, स्टार लगा लीजिएगा। तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं? मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि तक को सुन सकते हैं। किस में ध्वनि सबसे अधिक होगी? ठोस में ध्वनि सबसे अधिक होगी। मनुष्य का मानक ध्वनि स्तर कितना है, यानी कि मनुष्य कितनी ध्वनि स्तर को सुन सकता है? मनुष्य 45 डेसिबल जो सामान्य ध्वनि स्तर होता है वो मनुष्य के लिए नॉर्मल मानी जाती है। और अगर 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि का स्तर जा रहा है तो वो मनुष्य के लिए हानिकारक होगा। 85 डेसिबल से अधिक अगर जा रहा है तो इंसान बहरा हो सकता है, और अगर 140 डेसिबल है तो इंसान इसमें पागल हो सकता है। ठीक है, तो 45 WHO ने जो ध्वनि का मानक स्तर तय किया है इंसान के लिए वो 45 डेसिबल को किया है। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि नहीं गुजर सकती, देखिए ध्वनि ठोस में से भी गुजर सकती है, द्रव में से भी गुजर सकती है, और गैस में से भी, एयर में से भी गुजर सकती है, लेकिन निर्वात जहाँ पर वैक्यूम होगा, जहाँ पर निर्वात होगा उसमें से एयर जो होगी आपकी ध्वनि वो नहीं गुजर सकती। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो टॉपिक से रिलेटेड थे आपके ध्वनि से, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरीके के वीडियो और कंटेंट आपको समय से मिलते रहें। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।